हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इटली में राजनीति के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक व्यवहार के विकास में इटली का क्या योगदान रहा है। पिछली वीडियो में हमने यूनान और रोम के राजनीति के बारे में जाना था। आज हम इटली में राजनीति का क्या इतिहास रहा है, क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से वहाँ राजनीति विकसित हुआ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा था रोमन साम्राज्य उसके पतन के बाद वहाँ छल कपट की नीति और बर्बर जातियों के आक्रमण के कारण जो इटली है वो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभाजित हो गया और इसी छोटे छोटे नगर राज्यों में आपस में होड़ होने के लिए, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, शक्ति प्राप्त करने की होड़ के लिए उसमें लोगों में राजनीति का उपयोग किया जाने लगा। इसलिए इटली को राजनीति का जन्म स्थान या शिशुशाला भी कहा जाता है। इटली में राजनीति का प्रारंभ 13वीं या 14वीं शताब्दी में हो गया था, किंतु स्थायी राजदूतों की नियुक्ति की शुरुआत वहाँ 15वीं शताब्दी में हुई। गिरिजा मुखर्जी जो विचारक हैं वो कहते हैं कि वो राजनीति जो इटली की राजनीति की व्यवस्था के नाम से जाना जाता है वो मैकियावेली के प्रिंस नामक पुस्तक की देन है। तो अगर हमें इटली की राजनीति को समझना है तो इसके लिए हमें मैकियावेली को समझना होगा। मैकियावेली को हम पहले बीए थर्ड ईयर में भी हम पढ़ चुके हैं सभी। मैकियावेली के बारे में हम सब जानते हैं कि अपने समय का एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ था और उन्होंने प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस प्रिंस नामक जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने राज्यों को ये परामर्श दिया था कि वे शक्तिशाली राजा के नेतृत्व में संगठित हो जाएं। इटली को अपनी प्राचीन गौरवमयी स्थिति में लाने के लिए और उसके पुनर्गठन करने के लिए उसने शासक को सभी प्रकार के साधनों के उपयोग का परामर्श दिया था। तो व्यवहारिक राजनीति का दर्शन हमें मैकियावेली के प्रिंस में होता है। मैकियावेली रोम के जो शासक था, ड्यूक था जो सीजर बोर्जिया, उससे बहुत प्रभावित था। वो चाहता था कि जो इटली के शासक हैं वो भी सीजर बोर्जिया की भांति हो, क्योंकि ऐसा करने से ही इटली को जो उसके पड़ोसी देश थे फ्रांसीसी, स्पेनिश और जर्मन हस्तक्षेप था उससे मुक्त रखा जा सकता था। मैकियावेली एक यथार्थवादी था। वो जानता था कि राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविकता क्या है और उसने इसको पहचाना और यथार्थ में जो व्यवहारिकता थी उसको उसने उतारा, अपने विचारों में ढाला उसने, और आज उसके जो विचार हैं वो राजनीति के प्रतीक बन गए हैं। आधुनिक राजनीति का प्रारंभ भी यहीं से माना जाता है। तो हम देखते हैं मैकियावेली का इटली की राजनीति में क्या योगदान था। मैकियावेली मैकियावेली 23 बार विभिन्न देशों का राजदूत बनकर विभिन्न देशों में गया था। उसने शासकों को कई परामर्श दिए हैं, आचरण के नियम बताए हैं, राजनीति के कुछ नियम बताए हैं। क्या क्या है वो, जैसे शेर और लोमड़ी की नीति, इसे व्याघ्र या लोमड़ी की नीति भी कह सकते हैं। वो कहता है कि शासक में, राजा में साहस और चालाकी दोनों ही गुण होने आवश्यक है। जो व्यवहारिकता की बात कर रहा है कि केवल वीरता ही नहीं, उसमें चातुर्य भी होना चाहिए, अपने हितों को साधने की उसमें कला भी होनी चाहिए। यही राजनीति का भी हम ये गुण देख सकते हैं कि व्यक्ति अधिक से अधिक अपने हितों को कैसे प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात वो कहता है कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, कि राजनीति में कुछ भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, ये मैकियावेली का मानना है। कहता है कि जिस साधन से, जिससे हमारा उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा वही चीज़ नैतिक होगी, वही सही होगी। तो साध्य ही साधनों का औचित्य है। अगर आपका साध्य पूरा हो जाता है तो आपके साधन उचित माने जाएंगे, और यदि आपका साध्य पूरा नहीं है तो वे साधन अनुचित माने जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार से साधन, सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद, सभी प्रकार के उपाय अपना करके राज्यों को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही वो कहते हैं
कि राज्य का विस्तार भी आवश्यक है और शक्ति संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। शक्ति संतुलन के लिए वो कहते हैं कि राज्य को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जो मित्र हैं, वो संगठित न हो पाएं। उनके आपसी जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें संधि न हो पाए। उसे निरंतर अपने पड़ोसी राज्यों में हस्तक्षेप करते रहना चाहिए। पड़ोसी राज्यों को प्रलोभन देकर, चाहे शक्ति बल द्वारा, उसे अपना मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरे पड़ोसी राज्यों से उसमें फूट डालने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन बनाए रखना आज के राजनीति में भी हम देखते हैं। व्यवहारिकता यही है कि शक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है, अधिक से अधिक मित्र बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही राजनीति का धर्म से पृथक्करण, वो कहता है कि राजनीति एक अलग चीज़ है, धर्म एक अलग चीज़ है। जहाँ तक धर्म राजनीति से संबंधित नहीं है वहाँ तक वो स्वतंत्र ठीक है, लेकिन जहाँ धर्म राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है वहाँ उसे राजनीति या राज्य व्यवस्था के अधीन हो जाना चाहिए। तो ये भी उसकी एक देन, उसका योगदान माना जाता है। व्यवहारिकता ये है उसकी, क्योंकि मध्य युग में पहले धर्म का बहुत बोलबाला था, तो उसको उस चीज़ से बाहर लाने के लिए उसने धर्म को राज्य के अधीन कर दिया कि धर्म को राज्य व्यवस्था के अधीन होना ही चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैकियावली है वो यथार्थवादी विचारक था और उन्होंने देश को अपने राजने के लिए, अपने उन्नति के लिए, अपने हितों के लिए अनेक उसने शासकों को परामर्श दिए हैं। अब हम देखते हैं इटली में जो राजने था उसकी देन क्या है, क्या क्या जो उसमें हमें चिन्ह दिखाई देते हैं। इटली आधुनिक और व्यवहारिक राजने का जनक माना जाता है। अभी हमने बात की कि जो प्रिंस नामक ग्रंथ है उसमें एक नए प्रकार के राजने का हमें दर्शन देखने को मिलता है, जिसमें आदर्शवादी राजने की बजाय व्यवहारिक राजने का चिंतन किया गया है। इटली ही राजने का जन्म स्थान है। शुमा ने तो कहा है कि इस समय जिस राजनयिक कला की स्थापना हुई वो उस समय तक की समय राजने की कलाओं से उच्च स्तर की थी। और मैकियावली यथार्थवादी और शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता माना जाता है और प्रिंस और डिस्कोर्सेस जो उसकी रचनाएं हैं उनमें आधुनिक राजने देखने को मिलता है। इसके साथ ही इटली के राजने में स्थायी दूतावासों की स्थापना हुई। इटली के राज्य ही ऐसे थे जिनके मध्य सर्वप्रथम स्थायी दूतों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। 1455 में संभवतः ये कहा जाता है कि 1455 में मिलान के ड्यूक ने जिनेवा में दूतावास का निर्माण करवाया था और उसके बाद उन दो व्यापारियों को उपराजदूत बनाकर लंदन भेजा। बाद में जो अन्य देश थे, लंदन, पेरिस और अन्य यूरोपीय देश, वहाँ भी इटली के जो राज्य थे उन्होंने अपने स्थायी दूत भेजे और दूतावासों की स्थापना की। तो स्थायी दूतावासों की स्थापना वहीं हुई सबसे पहले। राजने को एक व्यवसाय का दर्जा भी वहीं से मिला है, क्योंकि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान ही इटली ने कई राजनयिक विशेषज्ञ उत्पन्न किए और इटली ने ही सबसे पहले ये प्रारंभ किया कि राजदूतों की जो नियुक्ति है वो की जाए और राजदूतों की नियुक्तियों का आधार योग्यता होना चाहिए। तो सर्वप्रथम इसको एक व्यावसायिक जो रूप है वो इटली द्वारा ही दिया गया। इसके साथ ही संधियों की पुष्टि व स्वीकृति की जो प्रथा है वो भी वहाँ मौजूद थी इटली में। निकलसन का कहना है कि इटली में समझौता वार्ता के 4 ढंग थे, 4 प्रकार थे: संधि, सम्मेलन, अनौपचारिक वार्ता, पूर्ववर्तीता या श्रेष्ठता। यहीं से संधि की पुष्टि की प्रथा आरंभ हुई। संधियों का जो पुष्टि की जाती थी उसका आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता था, विशेष समारोह आयोजन किया जाता था। कई बार क्या होता था, प्रोटोकॉल्स ऑफ एग्रीमेंट भी लिखे जाते थे, स्वीकृति के अभिलेख भी लिखे जाते थे। ये दोनों पक्षों की तरफ से स्वीकृति के या सहमति के वो बिंदु होते थे जिन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते थे। संधियों की स्वीकृति
पोप के द्वारा की जाती थी और उसी के द्वारा संधि के दायित्वों से मुक्ति भी प्रदान की जाती थी। इसी युग में इटली के राजनयिक की ही देन है समझौता व शिखर वार्ताएं। इस समय समझौता वार्ता का जो आधार था वो दो राष्ट्राध्यक्षों के मध्य व्यक्तिगत वार्ता होती थी, जिसे हम शिखर वार्ता भी कहते हैं। प्राचीन काल में ये वार्ताएं प्राय बड़े दिखावे पूर्ण तरीके से, बड़ा धन लगाकर और बड़े इस तरह से की जाती थी। कहते हैं कि जब ये वार्ताएं की जाती तो एक पुल के बीच में लोहे की सलाखों का घेरा बना दिया जाता और उसके पीछे दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष होते, राज्याध्यक्ष होते, वो बैठ जाते। इसके पीछे कारण ये था कि उनको कोई हानि ना पहुंचा सके, कोई क्षति ना पहुंचा सके, उनका कोई अपहरण ना कर सकें। 1807 में नेपोलियन महान की और अलेक्जेंडर प्रथम के मध्य वार्ता, कहते हैं मेमल नदी के मध्य एक नाव में हुई थी। तो ये भी एक थोड़ी फनी चीज़ें थी जो हुई उस समय। इसके बाद अभिलेखागार व फाइल व्यवस्था का प्रारंभ इटली से ही हुआ। ये इटली के राजनयिक की देन मानी जा सकती है। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अभिलेखागार और फाइल व्यवस्था का प्रारंभ किया था। सबसे पहले वेनिस में राज्य अभिलेखागारों को व्यवस्थित किया गया। वहाँ 1883 से 1797 तक के राजनयिक अभिलेख हैं वो उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों में क्या होता था, जैसे राजदूतों को दिए गए उपदेश या राजदूतों के प्रतिवेदन, समाचार पत्र आदि सब शामिल होते थे। सूचनाओं का नियमितीकरण इटली के राजनयिक की एक बहुत बड़ी देन माना जा सकता है। इटली वासियों ने ही सबसे पहले अपने राजदूतों को आज्ञा दी थी कि वे विदेशों की राजधानियों से हर प्रकार की गतिविधियों की सूचनाएं नियमित रूप से भेजें। और ये जो प्रथा है वो आज के राजनयिक जीवन का भी एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। इसके साथ ही राजदूतों को अपने देश से भी सूचनाएं भेजी जाने लगी बाद में, क्योंकि राजदूत थे, उनका अपने देश से संबंध या लंबे समय तक बाहर रहने से संपर्क या संबंध टूट जाता था, तो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाने लगा। एक अंतिम विशेषता अपनी बात करें तो वो है स्वार्थ और अनैतिकता का राजनय। इटली के राजनय को ये भी स्वार्थ का राजनय भी कहा जाता है, क्योंकि इटली ने राजनय के क्षेत्र में मान्य नैतिक सिद्धांतों को हटा कर रख दिया। इटालियन जो राज्य थे वो अपनी कपटपूर्ण चालों के लिए बदनाम हो गए। 20वीं शताब्दी में यद्यपि इसमें कुछ सुधार आया, इसके सिद्धांतों में, कार्यों में कुछ परिवर्तन आया, फिर भी इसमें अवसरवादिता का जो प्राबल्य है वो बना रहा। तो हमने आज जाना कि इटली के राजनय में मैकियावेली का क्या योगदान रहा और इटली के राजनय की देन क्या है, क्या क्या चीज़ें उससे विश्व को मिली, क्या चीज़ें सीखने को मिली।